मायावती के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, उनके कपड़े फाड़े और कभी किसी तरह से उसके समर्थक उसको वहां से घसीटते हुए, बचाते हुए उसको 1 नंबर सीट में डाल के दरवाजा बंद कर दिया था। अगर वो हाथ लग जाती तो पता नहीं आगे क्या होता। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। कल हमने आपसे कहा था कि आज हम भागलपुर की एक नरसंहार की, भागलपुर राइट्स की कहानी लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन उस कहानी में कुछ कमियां होने के कारण, कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अभी आई नहीं है, जिस इंफॉर्मेशन को हम निकाल रहे हैं, इसी के कारण हमने आपके पास वो कहानी आज नहीं लाई। लेकिन बहुत जल्द, 1-2 दिनों में वो कहानी हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल आज की जो ये कहानी है, जो हम आपके पास आज लेके आ रहे हैं, वो एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति है, जिसमें क्राइम है और भी बहुत कुछ। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये कहानी शुरू करें उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। खैर, हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये चैनल और कहानी अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, अब कहानी पर आते हैं। तो ये जो कहानी है लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की, इसके जड़ में सत्ता की भूख है, कुर्सी खोने का डर है, पावर जाने का खौफ है। और इस कहानी कि मैं असली इंसिडेंट्स पे आऊं, इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे की चीजें बताना जरूरी समझता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस कहानी को समझ सकेंगे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में एक अजीब माहौल पैदा हो गया था। उसके बाद दंगे भी हुए और एक तरह से राजनीति ने भी एक नई करवट ली और तब बड़ी सीधी सीधी हिंदू और मुस्लिम लकीर खिंच गई थी इस देश में, जो बड़ा ही अफसोसनाक था। तो उसी दौरान में जो पॉलिटिकल पूरा एक गेम था वो भी चेंज हुआ और अलग अलग राज्यों में उसी हिसाब से उस वक्त के मूड और माहौल को देखते हुए गठबंधन हुए। जो दुश्मन जो दो दुश्मन पार्टियां हुआ करती थी वो दोस्त बन गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। तो इसका असर यूपी में भी पड़ा। 6 दिसंबर 92 के बाद यूपी में अचानक एक, मतलब 93 में वहां पर विधानसभा का चुनाव होना था और ये 6 दिसंबर को हुआ 92 को। तो उसके कुछ ही महीनों के बाद वहां चुनाव था। तो एक तरह से एक लहर चल रही थी राम जन्मभूमि विवाद को लेकर, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर। और देश में एक अजीब अजीब सा नफरत का भी माहौल था। तो उस वक्त एक ये भी था कि कुछ कट्टर ताकतें जो एकजुट हो रही थी और उस ताकतों को रोकने के लिए दूसरी ताकतें जो थी कट्टरपंथी, वो भी एकजुट हो रही थी। तो सत्ता पाने के लिए यूपी में तब दो ऐसी पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी एक नहीं, दोस्ती नहीं, हमेशा दुश्मनी रही, जो समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों को लगा कि यह बेहतर मौका है। और इन दोनों का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो दलित है, मुस्लिम है। तो इनको लगा कि ये सब अगर साथ आ जाएंगे तो सरकार बन सकती है। तो अब जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा है, कुर्सी की चाह है। तो फिर राजनीति में कहते हैं कि ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है और सही गलत कुछ भी नहीं होता है। तो जो विद्वान ये कह के गए हैं वो फैक्ट भी है। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हो जाता है और उसके बाद चुनाव होता है। और इस गठबंधन के बावजूद इन पार्टियों को कोई
मतलब कि मेजॉरिटी नहीं मिलते, तो समाजवादी और बहुजन समाजवादी को पार्टी को मिला के जो मेजॉरिटी चाहिए था वो नहीं था। लेकिन ये सबसे बड़ा गठबंधन था उस समय का। बाकी कुछ पार्टियों ने भी सपोर्ट किया था। सबसे बड़े दल के रूप में यही थे, एसपी और बीएसपी। तो इनकी गठबंधन की सरकार बन जाती है। और चूंकि 100 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के थी और 67 सीटें ही मायावती की थी, तो तय होता है कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव से पहले का गठबंधन था, लिहाजा मायावती मुलायम सिंह के सरकार को सपोर्ट करती है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होती है, बट सरकार को सपोर्ट कर देती है। उसके बाद ये सरकार चलती है, 93 से 94 आता है, 95 आता है। लेकिन दो अलग अलग मिजाज के लोग एक साथ आए थे एक प्लेटफॉर्म पर, तो चुटपुट लड़ाई शुरू से ही चल रही थी पावर को लेकर, पार्टी को लेकर, काम को लेकर। बहुत सारी चीजें थी, नाराजगी भी थी। तो ये लोग जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे थे कि सरकार 5 साल चलेगी नहीं इस गठबंधन की, और बीच में करवा हटा ही गई। इस बीच में 93 में ही नहीं, 94 95 में, 95 की शुरुआत में अप्रैल मई के आसपास रिश्ते और खराब हो जाते हैं मुलायम सिंह और मायावती के पार्टी के बीच। तब यूपी के राज्यपाल हुआ करते थे मोतीलाल वोरा। और अब मायावती को यह था कि मुलायम सिंह की सरकार से गठबंधन तोड़ना है, और उधर बीजेपी जो है वो तैयार बैठी थी मायावती को सपोर्ट करके मायावती को सीएम बनाने के लिए। तो दिल्ली में बड़े जो लीडरशिप थे, टॉप लीडरशिप, उससे मुलाकात होती है। तब वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, और बीएसपी के जो बड़े नेता उस वक्त काशीराम भी थे। तो इन सब के बीच बातचीत होती है, और फिर ये तय होता है, एक फॉर्मूला बनता है कि मायावती मुलायम सिंह यादव के पार्टी से अपना समर्थन वापस लेंगी, और बीजेपी जो है उन्हें अपना समर्थन देगी, और वो सीएम बनेगी, और सीएम की दावेदार थी वो। इस फार्मूले की भनक, चूंकि रिश्ते खराब थे इत्तेफाक से, तो मुलायम सिंह यादव को लग जाती है, और मुलायम सिंह यादव तब मुख्यमंत्री थे। मई के महीने में आखिरी जो हफ्ता था, ये डील वगैरह सब बन चुका था। इसके बाद मायावती, और तब कांशीराम बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मायावती इसके बाद दिल्ली से लखनऊ जाती हैं 2 लेटर लेकर। एक लेटर में लिखा होता है कि समाजवादी पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही हैं, और दूसरा लेटर था जो बीजेपी के तरफ से था कि हम मायावती को समर्थन देंगे, सरकार बनाने में सपोर्ट करेंगे। समझौता दिल्ली में होता है, लेकिन खबर लखनऊ तक पहुंच जाती है, मुलायम सिंह के कानों तक जाती है। समाजवादी खेमे में हड़कंप मच जाती है। अब जाहिर सी बात है, वो समाजवादी पार्टी को मालूम था सरकार गिर रही है, तो किसी तरह जोर तोड़ बातचीत की कोशिश होती है, लेकिन मायावती पहले से ही मन बना चुकी थी कि अब सपोर्ट करना नहीं है। इस बीच में मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो बीएसपी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 67 सीटें थी, लेकिन एक वही था कि आप इसमें से कम 1/3 एमएलए अगर एक साथ नहीं टूटते तो उन सब की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जो वहां से टूट कर आएंगे इधर। एक लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे ही कुछ करके, जिसके तहत उनकी सदस्यता लॉ रद्द हो जाती है। लेकिन फिर भी एसपी कोशिश करती है, और उस बीएसपी को जो एक बड़े नेता थे वो राज बहादुर, वो 12 एमएल बीएसपी के लेकर मुलायम सिंह के सपोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ 12 थे, और 67 एमएलए का 1/3 जो होता है वो करीब आपको 20 मतलब कि 20-22 के आसपास सीटें चाहिए थी, लेकिन ये 12 थे। तो सरकार को सपोर्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि इस लॉ के तहत ये सारे अयोग्य ठहरा दिए जाते, और इनकी जो एमएलए थे वो एमएलए का इनका पद भी छिन जाता, तो और कोई रास्ता नहीं था, बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके थे। 12 एमएलए जो थे राज बहादुर के, वो बीएसपी से बागी होके एसपी में पहुंच चुके थे।
अब दिल्ली से जब मायावती लखनऊ पहुंचती है तो वो लखनऊ में वो मीरा रोड मार्ग पे एक स्टेट गेस्ट हाउस है यूपी सरकार का। तो उसी स्टेट गेस्ट हाउस के स्वीट नंबर 1 और 2 मायावती के लिए था, क्योंकि मायावती सरकार को सपोर्ट भी किया हुआ था और 67 एमएलए के साथ। तो वो अतिथि गृह में, राज्य अतिथि गृह में वो थी, और उस दिन बाकायदा वो अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, क्योंकि उनको गवर्नर को जाके लेटर देना था समर्थन वापसी का, और दावा ठोकना था सरकार बनाने का। दूसरा लेटर जो था वो सरकार बनाने के दावा करने का था, और उसमें बताना था कि हमें ये पार्टी सपोर्ट कर रही है, हमें बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। तो उसके लिए सारे एमएलए को वहां इकट्ठा किया गया था। फॉर्मूले की भनक लीक हो चुकी थी, मुलायम सिंह को जानकारी मिल चुकी थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अपने कुछ बाहुबलियों को इकट्ठा करते हैं, जो पूरी इंक्वायरी थी उसके आधार पर जो ये है, उसको किसी तरह कहा जाता है कि उस एमएलए को तोड़ना है, पकड़ना है, लेकर आना है। और वो सारे झुंड जो है एसपी के समर्थनों का, जिसमें बाहुबली लोग लीड कर रहे थे, वो स्टेट गेस्ट हाउस में जाते हैं और धावा बोल देते हैं। वहां मीटिंग चल रही थी और वहां जितने भी एमएलए मिले उसको सबको पकड़ वकड़ के पीटना वीटना शुरू कर दिया, बीएसपी के विधायकों को। 5 विधायकों को, बाकी जिस जिसको मौका मिला वो भागा गेस्ट हाउस से। 5 विधायक हाथ में आ गए, इनको गाड़ियों में डाला गया और सीधे सीएम ऑफिस ले जाया गया। उन सब से कहा गया कि तुम ये पेपर पे साइन करो कि तुम मुलायम सिंह की सरकार को सपोर्ट करोगे। और उसकी डर से हालत ये थी कि वो कहीं ना कहीं ब्लैंक पेपर पर भी साइन कर दिया। खैर, इधर बाकी उत्पात जारी था गेस्ट हाउस के अंदर। मायावती को तब तक शोर शराबे और हंगामे से पता चल गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर उसके लोगों ने बताया कि एसपी के कार्यकर्ता और बाहुबली कुछ गुस्से में घुसे और तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो आप अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा, आपकी जान को खतरा है। तो मायावती ने अपना 1 नंबर स्वीट में थी, उसने अपना रूम अंदर से लॉक कर दिया। उसके कुछ खास लोग उनके साथ थे, दरवाजा उरवाजा पीटना शुरू हो गया। तो अंदर से जितने सोफे बाकी चीजें थे, बाकायदा इतने जोर जोर से उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो वो सारी चीजों को दरवाजे के साथ लगा दिया गया, ताकि दरवाजा खुलने में आसानी ना हो और दरवाजा टूटे ना। मायावती अंदर से लगातार पुलिस को और अपने सपोर्टर्स को कॉल कर रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। अब यह था कि बस कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि कुछ लोग जब थे तो जो घुसे थे, और जब मीटिंग वीटिंग चल रही थी, तो एसपी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा मायावती के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, उनके कपड़े फाड़े, और कभी किसी तरह से उसके समर्थक उसको वहां से घसीटते हुए, बचाते हुए उसको 1 नंबर सीट में डाल के दरवाजा बंद कर दिया था। अगर वो हाथ लग जाती तो पता नहीं आगे क्या होता। फिर दरवाजा पीटा जा रहा है, वो लगातार मदद के लिए सबको फोन कर रहे हैं, एसएसपी को, पुलिस को, डीजी को, डीआईजी को। लेकिन कहते हैं कि जब सीएम का ही सीधा आदेश है तो कौन मदद के लिए आएगा। इस बीच में फिर गेस्ट हाउस की बिजली और पानी का जो लाइन काट दिया जाता है, अंधेरा हो जाता है। वहां पे उस वक्त के एसएसपी ऑलरेडी मौजूद थे गेस्ट हाउस में, लेकिन चश्मदीदों के हवाले से कहा गया है कि उन पर भी मैसेज था कि जो हो रहा है वो हो जाने दे। तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बल्कि ये कहा गया कि वो लगातार सिगरेट पीकर और धुआं उड़ा रहे थे। जो उस गेस्ट हाउस के इंचार्ज थे, वो भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे, ना ही किसी से मदद मांग पा रहे थे। लेकिन वहां पर 2 पुलिस अफसर थे, जो चूंकि मीटिंग चल रही थी, जो सुरक्षा में हुआ करते थे। चूंकि ये गेस्ट हाउस हजरतगंज थाने के अंदर आता था, तो वहां के एसएचओ वहां मौजूद थे। जाहिर सी बात है, ऊपर से हुक्म है, इन तक ही भी आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन इन दोनों ने अपने फर्ज को निभाना ज्यादा जरूरी समझा। हजरतगंज के जो एसएचओ थे तब के, और वीआईपी के जो एसएचओ थे, इन लोगों ने ऊपरी आदेश को अनसुना किया, और उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ बड़ा क्राइम हो सकता है। तो इन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए बाकायदा एसपी के जो बाहुबली और कार्यकर्ता थे उसे धकेलना शुरू किया, उसे भगाना शुरू किया। उनका उनकी देखी देखी कुछ नीचे के पुलिस वाले जो थे, उन्होंने भी मदद शुरू की।
इस बीच मायावती को मैसेज भी भिजवाया कि जब तक हम लोग ना बोले तब तक आप दरवाजा मत खोलिएगा, हम पुलिस वाले हैं, जब आपको बोलेंगे तब दरवाजा खोलिएगा। इधर भीड़ बढ़ती जा रही थी, मदद मिल नहीं रही थी। तभी कहते हैं कि उस वक्त बीजेपी के बहुत पावरफुल नेता थे एक ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो थे वो मायावती को अपनी बहन मानते थे और वो उसको अपनी भाई मानती थी। ये जो है वो फर्रुखाबाद के थे और फर्रुखाबाद से ही चुनाव लड़ते थे। तो ब्रह्मदेव ब्रह्म द्विवेदी जी को जब ये बात पता चली तो वो वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर मायावती को बचाने की कोशिश की। इस बीच में जब ये हंगामा हो रहा था तो ये बात मीडिया तक भी पहुंच गई और मीडिया के लोग स्टेट गेस्ट हाउस के गेट पर खड़े हो गए। एसपी के कार्यकर्ताओं ने, बाहुबलियों ने मीडिया को वहां से भगाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे सारे पोल खुल जाएंगे। तब 1995 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर बहुत कम था। एक आध इक्का दुक्का जी न्यूज हुआ करता था और एनडीटीवी वगैरह एक दो जो थे वही थे, बाकी पेपर मीडिया था। लेकिन अब मीडिया के लोग खड़े थे तो वो लोग डरे भी, घबराए भी और मीडिया के लोगों को पता चल गया था कि क्या हो रहा है। अब उनके सामने सब कुछ होगा तो कल को सारे फंसेंगे। तो कई तो ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने गेट पर खड़े होकर उन उपद्रवियों को, बाहुबलियों को अंदर जाने से भी रोका। एक तरह से उन्होंने मायावती की जान बचाई। इधर द्विवेदी जी जो थे वो लाठी अच्छा चलाते थे तो उनको कहीं से डंडा मिला, वो डंडे के बल पर बहुत सारे लोगों से अकेले लड़ाई लड़ी और उनको भगाया, खदेड़ा। इस बीच में ये बात फिर लखनऊ के डीएम तक पहुंची। डीएम वहां से पहुंचे, डीएम के साथ साथ फिर गवर्नर हाउस तक बात पहुंची। मोतीलाल वोरा गवर्नर थे। अच्छा, आगे क्या होना है ये मोतीलाल वोरा को मालूम है कि समर्थन वापसी के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तख्ता कैसे पलट होगा। तो उन्होंने फौरन अपने पावर का इस्तेमाल किया, पुलिस को अलर्ट किया, फिर फोर्स भेजी। तो इन सब चाजी में बहुत लेट, इन सारी चीजों में बहुत लेट हो चुका था। खैर पुलिस लोग आई, इधर दो एसएसओ अपने जान पे लगे हुए थे, इधर द्विवेदी जी अपने जान पे लगे हुए थे। धीरे धीरे करके इन्होंने सबको खदेड़ना शुरू किया। उसके बाद एक एक कर जिसको पकड़ सके उसको पकड़ा, जिसको मार के भगा सके उसको भगाया। तो कई घंटे के मशक्कत के बाद वो सारे वहां से भागे। अब पुलिस ने जो है वो ईमानदारी से काम किया और उसके बाद गेस्ट हाउस पे अपना कब्जा किया। आखिर में फिर लोग जाते हैं स्वीट नंबर 1 के बाहर से, मायावती जी को आवाज देते हैं, मैडम अब सब कुछ शांत है, आप दरवाजा खोलिए। सब चले गए हैं, लेकिन कहते हैं उसके बावजूद भी कई मिनट तक मायावती जी दरवाजा नहीं खोला। उन्हें लगा कि ये साजिश है, ये दरवाजा खोलते ही उन्हें मार दिया जाएगा। खैर जब बाद में फिर दरवाजे के बाहर से फोन से बातचीत होती है और जब भरोसा दिलाया जाता है कि उन्होंने अपनी भरोसेमंद आवाज सुनी, तब मायावती दरवाजा खोलती है। उसके बाद पुलिस उसे सुरक्षित लेके जाती है और इस तरीके से मायावती की जान बचती है। वरना जो हालात थे उसमें यह था कि शायद उस दिन कुछ भी हो सकता था मायावती के साथ। इस कांड ने मायावती को इतना ज्यादा डरा दिया, इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि उसके बाद फिर हमेशा उनकी मुलायम सिंह के साथ कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे। अगले दिन 3 जून 1995 को उन्होंने लेटर दिया राज्यपाल मोतीलाल वोरा को, गवर्नर को, समर्थन वापसी का और साथ में सरकार बनाने का दावा ठोका। गवर्नर ने फौरन दोनों लेटर एक्सेप्ट किया और 3 जून 1995 को मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने बहुत सारे फैसले लिए। एक, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया इस गेस्ट हाउस कांड के जांच के लिए, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे रमेश चंद्रा यूपी के, उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जांच के जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे। और रमेश चंद्र कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में मुलायम सिंह यादव समेत कुल 74 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। इन 74 लोगों को मुलायम सिंह समेत दोषी करार दिया गया इस रिपोर्ट में, इस कमेटी की रिपोर्ट में। इसके बाद फिर वो दिन है और आज का दिन है, 95 से लेके ये 23 है, 24 है। इतने सालों में मुलायम सिंह के लिए जो ये गुस्सा है मायावती के दिल में मुलायम सिंह के लिए, वो कभी नहीं निकला। थोड़ी सी तब्दीली अब
इलेक्शन में मिली है देखने को, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उन्होंने 18 के आसपास एसपी और बीएसपी ने एक साथ चुनाव लड़ा, तीनों जगहों पर जीते भी। अब ये भी कह रहे हैं कि शायद आगे भी ऐसा हो, लेकिन लगता नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी कहा जाता है कि अगर मुलायम सिंह इसका कमान संभाल रहे होते एसपी का, तो शायद मायावती कभी समर्थन नहीं करती। और इसकी वजह यह है वो गेस्ट हाउस कांड, जिसको मायावती न कभी भूल पाई न कभी भूल पाएंगी। और इसके बाद जो एक चीज और हुई, जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे जिन्होंने मायावती को उस रात जाकर बचाया, जो जबकि वो बीजेपी के थे, लेकिन भाई बहन का इन लोगों के बीच में रिश्ता था। 1 साल के बाद द्विवेदी जी की फर्रुखाबाद में उसके घर के करीब ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के लिए वहां के एक दबंग नेता हैं विजय सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने हत्या करवाई है। और फिर विजय सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। 1997 में इनका ब्रह्मदत्त द्विवेदी के घर के नजदीक ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर लोअर कोर्ट ने 2003 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर के लिए विजय सिंह को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दी। लेकिन विजय सिंह इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे। लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ स्टे लिया, कोर्ट ने स्टे दे दिया। और उसके बाद से अभी तक ये मामला कभी हाई कोर्ट से आगे बढ़ा नहीं, अभी भी ऐसा ही है। बल्कि जिनको उम्र कैद की सजा मिली थी विजय सिंह को, वो बाकायदा फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर विधायक भी बनते हैं। 2003 के बाद की ये बात है, जब लोअर कोर्ट का बात फैसला आया था। उसके बाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, तो चुनाव लड़ने पर भी रोक नहीं थी। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव में भी वो खड़े हुए थे विजय सिंह, जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी। तो ये थी पूरी कहानी लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की। और इसमें यह भी कहते हैं कि मायावती ने खुद भी कई बार कहा है कि उसकी जान बचाने में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का जिक्र किया है। साथ ही वो मीडिया और पत्रकारों को भी बहुत धन्यवाद देती है और कहती हैं कि उनकी वजह से मैं हूं, और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मीडिया ने मेरी जान बचाने में बहुत मदद की है। तो ये एक उस कहानी का दूसरा पहलू था। तो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड इसी वजह से जाना जाता है कि कैसे कुर्सी जाने के बाद एक पार्टी जिसने समर्थन वापस लिया, उसकी जान, उसकी इज्जत लेने के लिए लोगों को भेजा। और बस नसीब था जो कुछ अनहोनी नहीं हुई, वरना कुछ भी हो सकता था। ये थी कहानी। जो भी जैसा भी लगे आपको, आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, मेल कीजिएगा, जो कमियां हैं वो भी हमें बताइएगा। और एक कहानी, एक पक्ष ये भी कहता है कि इसी कांड के बाद मायावती जो है वो साड़ी पहनना छोड़कर सूट पहनने लगती है। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इस चीज का हम दावा नहीं करते हैं। खैर, आज की ये कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।